हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है भाई, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का यूज़ कहाँ पर होता है, तो आप जो भी इंडस्ट्री वगैरह फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे उसमें जो काम होगा वहाँ पर इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस होती है, इसीलिए ये चैप्टर हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली होता क्या है, हम सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जानेंगे, होता क्या है। ठीक है, और इसके अंदर हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है बेसिकली। तो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स क्या है, ये फिजिकल अगर हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, तो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम कई सारी चीज़ों को डील करते हैं। कौन कौन सी चीज़ डील करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग डील करते हैं। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन का रेट फाइंड करना, कि वो रिएक्शन कितने स्पीड में हो रही, कितने स्लो में हो रही है ना, कितनी तेज़ी से हो रही है ना, कितना स्लो हो रही। तो ये सारी चीज़ें, किसी भी रिएक्शन का रेट फाइंड करना, ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत आता है। और ये रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली हमारा यूज़ कहाँ पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा जो भी हम फैक्ट्री वगैरह, भाई भविष्य में आप फैक्ट्री लगाओगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अगर आप कोई केमिकल फैक्ट्री लगा रहे हो तो उसमें आपको इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। अब अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं पता है तो आप फैक्ट्री में क्या कर पाएंगे, आपको लॉसेज होंगे, है ना, या कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो हमारी जो फैक्ट्रीज़ वगैरह आप लगाओगे, जो केमिकल फैक्ट्रीज होती, वहाँ पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन भाई हमें देखना पड़ता है कि कौन सी रिएक्शन कितनी स्लो हो रही, कौन सी रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, और कौन सी रिएक्शन ऐसी हैं जिनका हम रेट फाइंड कर सकते हैं, और कौन सी रिएक्शन ऐसी हैं जिनका हम लोग रेट नहीं फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। दूसरा टर्म इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, मतलब एक प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। ठीक है, कई सारी चीज़ें क्या होती हैं कि अगर हमारी रिएक्शन नॉर्मल हो रही है और अगर कोई वहाँ पर फैक्टर आ जाए, मान लो टेम्परेचर आ गया या कोई और भी चीज़ आ गई, तो उससे हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या हो जाती है, प्रभावित होती है, यानी अफेक्टेड हो जाती। तो उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है, ये 3 टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात कर लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है बेसिकली। रेट ऑफ रिएक्शन वो होता है जिसमें क्या होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसी रिएक्टेंट में या तो उस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, चेंज होगा, या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होगा, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते, जैसे अब अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, मान लेते A + B और गिव्स C, सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये रिएक्शन है। तो अब देखो ये क्या है, रिएक्टेंट पार्ट है और ये प्रोडक्ट पार्ट है। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। ठीक, इसीलिए इसको माइनस के साथ नोट करते हैं। और जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक, इसीलिए इसको हम प्लस के साथ लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। छोटी सी परिभाषा थी। ओके, अब देखो यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जैसे बात कर लेते हैं, जैसे फास्ट रिएक्शन हम ले लेते हैं। क्या हम फास्ट रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, हो सकता हो कर सकते हो या नहीं कर सकते, इसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम आयोनिक रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो आयोनिक रिएक्शन में हो जाता है NaCl और AgNO3। ठीक,
आयोनिक रिएक्शन है। अब देखो आयोनिक रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हम NaCl की बात कर लेते हैं। NaCl अपने आयन में टूटेगा फटाफट, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और यहाँ पर देखो Ag क्या टूटेगा, Ag NO3 दिया गया है, NO3 है तो Ag पॉजिटिव में टूटेगा और NO3 नेगेटिव में टूटेगा, ठीक सॉरी। तो अब देखिएगा ये Ag पॉजिटिव में टूट रहा है और Cl नेगेटिव में टूट रहा है, मतलब ये आयोनिक रिएक्शन है। आयोनिक रिएक्शन होती है। वेरी फास्ट रिएक्शन हमारी कौन सी होती है भाई, आयोनिक रिएक्शन ही सबसे ज़्यादा तेज होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। अब ये वेरी फास्ट रिएक्शन है तो ये अपने आयंस में टूटेंगे और अपने आयंस को बहुत ही तेज़ी से क्या कर लेंगी, चेंज कर लेंगी और ये प्रोडक्ट बना देंगी। तो क्या हम आयोनिक रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतनी फास्ट होती हैं, लगभग इनमें जो टाइम लगता है 10⁻⁻6 सेकेंड का टाइम लगता है। तो ये इतनी फास्ट रिएक्शन होती हैं कि इनका हम रेट नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमें ये समझ में आता है कि अगर वेरी फास्ट रिएक्शन में हम बात करें आयोनिक रिएक्शन, तो आयोनिक रिएक्शन का बच्चों हम रेट कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आया होगा। आगे तो यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वेरी फास्ट रिएक्शन का हम रेट कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। जैसे आयोनिक रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया, इसका रेट क्या, अब ये 10⁻⁻6 सेकेंड में हो जाएंगी तो आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इसका रेट आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। आगे हम बात करते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत ही स्लो, धीरे धीरे हो रही, इतनी स्लो है कि इनको कंप्लीट होने में या फिर कुछ मंथ लग सकते हैं या कुछ ईयर, है ना, जिनमें सालों साल लग सकते हैं। एग्जाम्पल हो जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक, टेक्स ईयर्स टू कंप्लीट। देखो रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर लेते हैं, ठीक। अब आपने जैसे कोई आयरन का मान लेते हैं, आयरन का एक या स्टील आयरन का बना हुआ आप कुछ भी ले लो, कोई भी चीज़ ले लो। हमने एक आयरन का कोई बर्तन खरीद लिया, ठीक, और हमने किसी को गिफ्ट कर दिया। अब वो आयरन का बर्तन क्या होगा, रखा रहेगा, तो ऐसा तो है नहीं उसमें तुरंत ही चेंजमेंट हो जाए। आयरन में क्या होगा कि रस्टिंग क्या होता है, धीरे धीरे। भाई कोई भी लोहे की चीज़ बनी होती है, उसको आप खुले में कहीं पर रख दो, ऐसा तो है नहीं तुरंत ख़राब हो जाएगी। वो भी क्या होता है कि ख़राब होने में टाइम लेता है। जैसे आयरन का रस्टिंग, यानी आयरन क्या होता है, आयरन रस्टिंग होने में या तो कुछ महीने का सालों का समय ले लेता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, टेक्स ईयर्स टू कंप्लीट। तो ये वेरी स्लो रिएक्शन हो गई। वेरी स्लो रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज पार्टली नॉट डिटरमाइंड। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइंड नहीं कर सकते और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं। रस्टिंग ऑफ आयरन में हमें रेट डिटरमाइन करने की पहली बात तो कोई ज़रूरत नहीं, और इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको इतना समय लग जाता है, सालों साल लग जाते हैं, मतलब महीने, 2 महीने, 4 महीने, है ना, पूरा 1 साल 2 साल लग जाता है, काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग डिटरमाइन भी नहीं कर सकते। ओके, अब थर्ड रिएक्शन आती है मॉडरेट रिएक्शन, जिसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। मॉडरेट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। मॉडरेट रिएक्शन जिनका हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर लें उन्हें हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। मॉडरेट रिएक्शन में हमारी आ जाती है मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन जैसे N2 + H2 2NH3, ठीक है, यहाँ पर 3 होगा, ठीक। तो देखो अब यहाँ पर क्या होता है, N2 मॉलिक्यूल के बाद बीच में बॉन्ड लगे होते हैं, ठीक, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में ये सिंगल बॉन्ड लगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा, ठीक। मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो देखो जब ये रिएक्शन करेंगे तो इन दोनों के क्या होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे। अब जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो भाई बॉन्ड ब्रेक होने में थोड़ा सा टाइम लेंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल टाइम लेंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या होगा, ब्रेक होगा सॉरी,
है ना, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, जबकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो जब रिएक्शन होगी रिएक्टेंट पार्ट में, तो ये क्या होंगे, बॉन्ड्स यहाँ ब्रेक हो जाएंगे, ये जो बॉन्ड होंगे ये ब्रेक होंगे, भाई ब्रेक होंगे तभी तो NH3 बनेगा। और जब ब्रेक होंगे और ब्रेक होने के बाद में इनमें जब रिएक्शन होगी तो इनमें फाइनाइट टाइम लेंगे, ठीक भाई, टाइम लेंगे, ब्रेक होंगे, टूटेंगे, टूटने के बाद में फिर से आपस में एक्सचेंज होंगे, तो यहाँ पर टाइम लेंगे, और टाइम लेने के बाद में ये NH3 बनेगा, यानी यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा। तो जब बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर फॉर्म हुआ, उनके बीच में एक टाइम लगेगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितनी भी मॉडरेट रिएक्शन हैं उन सभी में रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड यहाँ पर, ठीक है। जबकि वेरी फास्ट और स्लो रिएक्शन में हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन मॉडरेट रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन मेजर, ठीक है, मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ तक बेसिक चीज़ें थी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब यहाँ से आप बात कर लेते हैं, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम बात कर लेते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2A + 3B = 4C। ये रिएक्टेंट पार्ट है और ये प्रोडक्ट पार्ट है, ठीक। तो इसका हम फार्मूले के फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, ये 2 लिखा हुआ है ना, इसको नीचे कर लेंगे, 1/2 डेल्टा A अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। यहाँ डेल्टा यानी A की कंसंट्रेशन जो चेंज होगी वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगी। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है ना, मतलब डिक्रीज भी होगा, यहाँ पर कम होगा, तभी तो ये जाकर प्रोडक्ट बनेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ हम लोग माइनस का ले लेते हैं सैम्बल, ठीक। उसके बाद में डेल्टा V कंसंट्रेशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। बट प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेशन यहाँ पर कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, प्लस 1/4 डेल्टा C विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। तो इस तरीके से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, ठीक। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल इसी का हम ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 3x + y = 2z। अब इसका अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 डेल्टा x अपॉन विद रिस्पेक्ट टू t। y का निकालेंगे तो डेल्टा y विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक, माइनस का रहेगा। और जब z का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाई प्रोडक्ट है। तो याद रखना, जितने भी हमारे रिएक्टेंट होते हैं उनको माइनस के साथ लिखते हैं और प्रोडक्ट को प्लस के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 डेल्टा z विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक। तो इस तरीके से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, ठीक है। ये फार्मूले के टर्म में हो गया। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z, रेट ऑफ अपीयरेंस, तो रेट ऑफ अपीयरेंस किसका निकालेंगे, जो चीज़ हमें दिख रही होगी, ठीक। तो यहाँ पर हमें z दिख रहा होगा, प्रोडक्ट बनना है, इसीलिए तो रेट ऑफ अपीयरेंस है। तो जो चीज़ दिख रही होगी उसका हम रेट ऑफ रिएक्शन या रेट निकालें, तो रेट ऑफ अपीयरेंस क्या निकलेगा, डेल्टा z अपॉन डेल्टा z विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा t। ये रेट ऑफ रिएक्शन ये हमेशा प्लस में रहेगा, क्यों, क्योंकि कोई चीज़ दिख रही है हमें, ठीक। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस x, अब देखो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिखाई कौन सी नहीं दे रही, x नहीं दिखाई दे रही, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा x अपॉन विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक। तो ये छोटा सा टॉपिक था, हमने एवरेज रेट तक पढ़ा। अब इसके आगे देखेंगे हम लोग आगे हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट होता क्या है, बेसिकली इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट, इट इज इक्वल टू द चेंज इन मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन होता है उसका इक्वल चेंजमेंट होता है, यानी बराबर चेंजमेंट होता है ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम एट गिवन इंस्टेंट। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का मतलब क्या हो कि ऐसे इट इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, यानी किसी मोलर कंसंट्रेशन की बात करते, चाहे वो रिएक्टेंट हो और चाहे वो प्रोडक्ट हो। ठीक, तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन इक्वली चेंजमेंट हो, इक्वली चेंज हो कब, ठीक है, चेंज पर यूनिट टाइम एट गिवन इंस्टेंट। ठीक, तो वो क्या होगी, हमारी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगी। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो रिएक्टेंट और ये गिब्स प्रोडक्ट दिया गया है, तो इसका इंस्टेंटेनियस रेट देख लेते हैं, यानी रेट ऑफ इंस्टेंट इसका निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का, यह रिएक्टेंट है इसलिए माइनस का डेल्टा आर अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इधर क्या हो जाएगा प्लस का डेल्टा प्लस डेल्टा पी अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये था हमारा फार्मूला, था हमारा छोटा सा इंस्टेंटेनियस रेट का। आई थिंक टॉपिक को समझ में आया होगा, आई थिंक सभी को टॉपिक ये समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारे बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए, है ना। तो इसका फर्स्ट पार्ट यहीं तक हम आज रखते हैं और सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास।